हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो रिकॉर्डेड है 20 जुलाई को जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के समर्थन के चलते आज कोई भी क्लास किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगाई गई है। और आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अगर घर पे हैं तो भी सपोर्ट करिए सोशल मीडिया के माध्यम से, और अगर आप बाहर हैं, अगर जा रहे हैं प्रोटेस्ट में, तो भी सपोर्ट करिए। और इस देश में जल्दी ही बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आगे मैं अगर वीडियो को बढ़ाऊँ तो इसमें मैं आयतन और घना मतलब जो आयतन के बारे में बात, क्षेत्रफल के बारे में जो भी बातें हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। और वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो आराम से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में ये ज़रूर आ सकता है, ग्रुप डी में भी आ सकता है और अन्य रेलवे के एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो आप मन लगाकर पढ़ाई करिए। मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ है, आपके समर्थन में है। तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें। पढ़ाई आपकी नहीं रुकेगी, बेहतर तरीके से जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो दी जाएंगी। जिस भी बच्चे को कोई भी बैच भी लेना हो तो वो भी ले सकता है। एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर से 20 जुलाई आज है, आज अंतिम तारीख है। अगर आप आज नहीं ले पाओगे तो हम इस ऑफ़र को एक्सटेंड भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कंटिन्यू इस सेशन को रखिए। ऑल द बेस्ट, सेशन पूरा देखिए। और एडवांस मैथ की शुरुआत हालांकि मैं 22 तारीख से करने वाला हूँ। जीरो लेवल से हम पूरा एडवांस मैथ पूरा एग्ज़ाम्स के लिए कवर करेंगे। तो 22 तारीख को 11 बजे एडवांस मैथ होगा और 3 बजे जो सीरीज़ चल रही है क्रैक द मैथ, उसे रेगुलर फॉलो करते रहिए आप लोग। ऑल द बेस्ट। चलिए सेशन आगे बढ़ाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। बेलन को पढ़ते हैं थोड़ा। देखो, बेलन एक ऐसी आकृति होती है, आप जानते हो ना बेलन को। उसका जो आधार होता है वो आर होता है, ये उसकी ऊंचाई होती है। तो आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि बेलन का आयतन कैसे निकालें। तो बेलन के आयतन का निकालने का बड़ा सिंपल तरीका होता है कि भाई आधार का क्षेत्रफल ले लो और उसकी ऊंचाई ले लो। तो मैंने जैसे ये आधार का क्षेत्रफल कैसा है, तो आप ये कहेंगे सर ये तो एक सर्कल है। तो हाँ, तो सही बात है ना। तो बेलन का जो आधार है वो एक क्या होता है, एक वृत्त का जैसा होता है। उसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। और ऊंचाई। तो आप कभी भी कोई आपसे पूछे कि भाई बेलन का आयतन कैसे याद रखूं, तो आप ये कह दो भाई बेलन एक ऐसी आकृति होती है और जो नीचे का उसका हिस्सा होता है वो एक तरीके से गोला सर्कल होता है, वृत्त होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो आधार का परिमाप क्या होगा, तो जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इंटू ऊंचाई। ये वाला हिस्सा कितना है, 2 पाई आर है, और इनटू हाइट। क्लियर है। और मैं आपको देखो एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, एक्सप्लेन भी कर सकता हूं ये मैं। जैसे कि मान लो मैंने ये एक शीट ली है और इस शीट को मैंने ऐसे बेलन बना दिया। तो आप लोग देखिए कि इस शीट को अगर मैंने बेलन बना दिया है, जो आपको दिख भी रहा होगा, ऐसा बेलन बना देता हूं। ठीक है, देखो इस शीट को मैंने बेलन बना दिया। देख पा रहे हो आप लोग, इस शीट को मैंने बेलन बना दिया। अब आप यही तो कहोगे ये 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, ये 2 पाई आर है, ये 2 पाई आर है, ये भी 2 पाई आर है, और कितनी हाइट तक, एच हाइट तक। तो देखो 2 पाई आर एच। तो केवल केवल मैंने किसकी बात करी है, कर्व सरफेस की। दिस इज कॉल्ड कर्व सरफेस। ये पूरी जो है ये कर्व सरफेस है, यानी कि वक्र पृष्ठ है। ये वक्र पृष्ठ है। अब आती है टोटल सरफेस की। तो टोटल सरफेस के लिए क्या करना होता है, जब आपने ये वक्र पृष्ठ ले लिया 2 पाई आर एच, तो एक वृत्त आपका ये वाला पाई आर स्क्वायर, और एक वृत्त आपका ऊपर वाला भी तो है पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर। तो आपका ये तो वक्र पृष्ठ हो जाता है, ये वाला हिस्सा तो आपका वक्र पृष्ठ है। और जो ऊपर नीचे वाले दो वृत्त हैं उनका क्षेत्रफल और जोड़ दिया जाता है। तो इसको हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। यहां तक मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज एक बार आप यस कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। ठीक है, अच्छा ये क्लियर हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताना चाहता हूं कि कभी कोई पाइप के बारे में जिक्र हो जाए। पाइप होती है ना, पाइप, अरे जो पानी वाली पाइप्स होती हैं, हाँ, तो वो पाइप क्या कहलाएंगी, कौन सी आकृति होती है पाइप। तो पाइप जो होता है बेटा वो खोखला बेलन होता है। क्या होता है पाइप, पाइप आपका खोखला बेलन होता है। हाँ, आप जो भी पाइप देखते हैं जिसकी जिसके अंदर धातु की कोई बनी हुई पाइप होती है, लोहे की पाइप होती है, उसके अंदर मोटाई होती है, तो वो एक तरीके से खोखला बेलन बनाती है। तो इस खोखले बेलन की भी खास बात है, वो मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। खोखले बेलन में देखो ये वाला हिस्सा जो होता है अंदर वाला,
आप अगर ये खोखला बेलन है तो ये बात आप समझ लेना कि ये वाला जो हिस्सा है, ये लाल वाला, ये हिस्सा खोखला होगा या ये सॉलिड होगा, ये बता दो बस। ये जो लाल वाला हिस्सा मैं शेड कर रहा हूं, ये लाल वाला हिस्सा को जिसको मैं छाया कर रहा हूं, अभी मैं छायांकित बना रहा हूं इस हिस्से को। आपसे मेरा प्रश्न सभी छात्रों से ये है कि जो ये लाल वाला हिस्सा मैं बना रहा हूं, ये मेरा खोखला हिस्सा होगा या सॉलिड होगा या भरा हुआ होगा, बताओ। वेरी गुड गजेंद्र, बहुत बढ़िया। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी डाउट रहते हैं कि भाई समझ में नहीं आता उनको कि भाई कौन सा हिस्सा सॉलिड होता है, कौन सा इसका खोखला होता है। तो दोस्तों ये जो मैंने लाल वाला हिस्सा बनाया है, ये ही हमारा सॉलिड होता है। इसी में ही माल मटेरियल, भाई मैं कह सकता हूं ये पाइप हो सकता है पत्थर की पाइप हो, पत्थर की भी तो पाइप आती है, आरसीसी वाली पाइप होती है, जो पत्थर की पाइप भी हो सकती है, तो उसमें भी तो पत्थर का माल होता है सॉलिड। लोहे की पाइप होती है मोटी मोटी, तो वो भी। तो जो ये बाहर वाला हिस्सा होगा, ये तो भैया आपका सॉलिड होगा। और सॉलिड कोई भी चीज है, ठोस अगर कोई भी चीज है, तो वह किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती है, मटेरियल से मिलकर बनी होती है। ये बात आपको क्लियर हो गई भाई? कोई भी मटेरियल तो भरा ही होगा, तभी तो सॉलिड बनी है। हाँ, और जो ये अंदर वाला हिस्सा है, जो ये अंदर वाला हिस्सा है, अंदर वाला, ये पूरा अंदर, ये कैसा होता है? यही खोखला होता है। तभी इस वाले हिस्से को क्या बोला जाता है दोस्तों? खोखला बेलन। अंदर वाला हिस्सा क्या होता है? खोखला होता है आपका। ये वाला हिस्सा हॉलो होता है, हॉलो, खोखलू, खोखलू बिल्कुल खाली। अब इसका भी एक उदाहरण मैं ऐसे दे सकता हूं आपको, कोई पाइप तो नहीं है मेरे पास, ऐसी समझ लीजिए कि भाई ये एक है, ये अंदर वाला हिस्सा खोखला है एक तरीके से, है ना, ऐसे हॉलो सिलेंडर। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी यहां तक। अब एक एक करके शुरू करते हैं। बेलन के बारे में तो पढ़ लिया, अब खोखले बेलन के बारे में पढ़ते हैं। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर इस खोखले बेलन का मुझे आयतन निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? या चलो आयतन छोड़ो, सबसे पहले मुझे बताओ, जो जिस जिस माल को भरा हुआ है हमने, उसकी मोटाई निकालनी है। तो आप ये कह सकते हो क्या कि ये आपकी बड़ी त्रिज्या है, उसमें से आप छोटी त्रिज्या को घटा दोगे तो ये वस्तु की मोटाई हो जाएगी। जो पदार्थ, मटेरियल जो उसके अंदर फिल है, ये वाला मटेरियल, लाल वाला ही मैंने आपके सामने बनाया है, ये पूरा मटेरियल अगर इसके अंदर फिल है, तो जो इसकी पदार्थ की मात्रा होगी, वो जो मोटाई होगी, वो R-R हो जाएगी। बच्चे पूछेंगे आपसे, या आप भी दिमाग लगा सकते हो, कि जो ये वाला हिस्सा होगा, नीचे वाला बॉटम, नीचे वाला बॉटम, ये वाला जो बॉटम होगा, इस बॉटम का एरिया कितना होगा? तो बॉटम का एरिया दोस्तों ये होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। बोलिए क्यों? क्योंकि अगर आप बॉटम की बात कर रहे हो, तो बॉटम तो मेरी एक तरीके से रिंग है, रिंग रिंग वलय। एक छोटी छोटी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं आपसे ऐसे ही पूछूं कि भाई ये वाली सतह ले रहा हूं मैं, ये वाली सतह, इस वाली सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? जब बाहर की सतह ले रहे हो तो बाहर वाली त्रिज्या आ जाती है। अंदर का निकालूं, अंदर का, अंदर वाली सतह का एरिया कितना होगा? अंदर वाली सतह का, तो अंदर वाली त्रिज्या आ जाती है। तो क्वेश्चन पहला बनता है कि इस खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुछ नहीं करना, बाहर वाली सतह को जोड़ दो और अंदर वाली सतह को जोड़ दो। क्लियर है भाई? अगर खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, हाँ, तो बाहर वाली सतह को जोड़ दो और अंदर वाली सतह को जोड़ दो। डाउट कभी मत करना, कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो सर कि क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो जुड़ता है? हाँ, कोई अगर आपसे खोखले बेलन का टोटल कर्व सरफेस एरिया पूछे तो बाहर वाला और अंदर वाला जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत? अब आपसे पूछेगा भाई टोटल निकालो, तो टोटल के लिए क्या करोगे? ऐसी एक बलय और ऐसी दूसरी बलय, तो ऐसी दो बलय बन गई, देखो, 2 पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ऐसी दो आ गई। और ये वाला एरिया तो है ही, तो टोटल सरफेस एरिया भी निकल कर आ गया। अब आपसे पूछा जाता है आयतन, तो आप मुझे बताओ कि जो ये आयतन पूछा जाएगा, अब बहुत बढ़िया सवाल पूछूंगा और आप में से 90% बच्चे अगर पढ़ रहे हो ढंग से तो ही जवाब दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। देखिए आयतन पूछता हूं, मैंने आपसे 2 सवाल पूछूंगा इसमें। मैं पूछूंगा कि मुझे बताओ
वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। सर ये तो हिंदी इंग्लिश में लिखा है आपने, हिंदी में लिखो ना इसको। मैं बोलूंगा खोखले बेलन का आयतन बताओ मेरे को यार आप। भैया बता दिया ना, मैं मान जाऊंगा कि तुम गजब के स्टूडेंट हो। खोखले बेलन का आयतन, अब जो पढ़ रहा है वही बता सकता है ऐसे सवालों का जवाब। खोखले बेलन का आयतन बताओ क्या होगा। तो मेरे प्यारे 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 दोस्तों, खोखले बेलन का आयतन केवल और केवल 4/3 पाई छोटा आर का, सॉरी 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 सॉरी, 4/3 कहां से आ गया। खोखले बेलन का आयतन पाई छोटा आर स्क्वायर एच होगा। क्या बात कर रहे हो सर आप? भाई यही बात मैं कर रहा हूं। आप में से कितने बच्चे एग्री करते हैं पहले तो मुझे बता दो। जी हाँ, आप में से 90% बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि अगर कोई आपसे खोखले बेलन का आयतन पूछेगा तो भी अंदर वाली त्रिज्या ही आएगी। क्योंकि भाई आयतन तब पूछा जाता है इसमें आप कितना माल भरोगे, ठीक है। तो जब खोखला है उसी में से ही तो जाएगा। भाई अगर मैं आपको कोई पाइप दे दूं तो आपको मैं यही तो बोलूंगा भाई इस पाइप में से इतना पानी निकल रहा है, तो वो वही रेडियस ही तो लेके चलेगी, छोटी आ रही। ये पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट है। तो सर ये क्या है फिर, ये क्या बता रहे हो फिर आप बताओ ये क्या है। जी हाँ, ये धातु का आयतन है। कौन सी धातु का? जिससे वो बना हुआ है। अब वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, वो सीमेंटेड मटेरियल हो सकता है, वो आपका चूना मिट्टी हो सकती है, वो आपका लोहा हो सकता है, वो आपका एल्यूमिनियम हो सकता है। तो कभी भी इस तरह का फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो जहां पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, जो कि नॉर्मल फॉर्मूला है जिसे अब बच्चा याद रखता है, जबकि उसको पता ही नहीं है कि यह फॉर्मूला उस धातु का आयतन है। बेलन का आयतन और खोखले बेलन का आयतन बिल्कुल सेम होता है, वो भी आंतरिक त्रिज्या के बराबर होता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आज से पहले कितने बच्चों को नहीं पता था वो भी मुझे कमेंट कर देना। मैं ये सब पढ़ाता भी हूँ जनरल, मेरे नोट्स में ये सब चीजें हैं, ठीक है। आइए यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, गोले के ऊपर बात कर लेते हैं। गोला क्या होता है? गोला एक गेंद आपने बचपन में देखी होगी, बॉल। तो बॉल ही होती है गोला। तो गोले का जो आयतन होता है, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर पूरा आपका गोला है तो पूरा आयतन है। और गोले का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर है। मैं अभी आपके हिसाब से थ्योरी बता रहा हूं, वरना इसकी थ्योरी बहुत लंबी मैं बताता हूं, जिसमें मैं इस गोले को 4 भाग में बांट देता हूं, गोले को आधा काट देता हूं, तो भी एरिया निकालता है। उसके बारे में अभी मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भाई आपके जो सवाल आ रहे हैं मैं उसी पे बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, ये गोले की बात हो गई। अब गोला अगर अर्धगोला हो, जब अर्धगोला होगा तो आयतन सीधा आधा हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बहुत जरूरी चीज, तो किसी अर्धगोले के अगर मैं इसी सरफेस का क्षेत्रफल पूछूं तो आधा हो जाएगा, क्योंकि यहां 4 है तो यहां 2 है। लेकिन अगर मैं आपसे टोटल पूछूं तो उसमें एक सरफेस और दिखने लग गई, वो ये वाली है। तो इसका जो अब ये एरिया दिखने लग गया तो इसका एरिया तो जुड़ता ही है ना भाई। बेलन में भी तो जोड़ा था हमने, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो जब अर्धगोला होगा तो अर्धगोले में भी दिख रही है तो उसमें भी जुड़ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि केवल सतह सतह की बात होगी तो सतह तो आधी हो गई, बस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दे देना। अब गोला भी तो खोखला हो सकता है, यहां भी वही पॉइंट आएगा। सही बात है। तो अब मैं आपसे खुद पूछ के बताऊंगा। हाँ ठीक है, अब मैं आपसे खुद पूछ के बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब मैं इस बात पे आता हूं कि भैया स्फेरिकल शेल है, गोलाकार खोल है। गोलाकार खोल का जो आयतन है वो ये है, जिसे हम ये बोल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। मैंने फिर बोला कि जो ये आयतन है ये किसका आयतन है? मटेरियल का आयतन है, जो ये माल भरा पड़ा है। लेकिन अगर कोई आपसे खोखले गोले का आयतन पूछेगा तो क्या होगा? खोखले गोले का आयतन केवल 4/3 छोटा आर क्यूब होगा। ओके, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है बेटा, बहुत जरूरी पॉइंट है मेरे प्यारे भाइयों। मैं आपको सही राय दे रहा हूं। क्षेत्रफल, बाहर वाला क्षेत्रफल बड़ा आर स्क्वायर और अंदर वाला क्षेत्रफल छोटा आर स्क्वायर, ठीक है।
अब आप जानते हैं कि इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हॉलो स्फीयर का बराबर होता है, छोटा आर बड़ा आर, ठीक है। और आयतन आपका मैंने बता ही दिया वॉल्यूम का, ठीक है। बाकी और कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है इसमें। और अगर आप हॉलो स्फीयर ले रहे हैं तो आयतन आपका आधा ये वाला आयतन का हो जाता है, और वो आयतन भी मटेरियल का आयतन है, मैंने बताया आपको मटेरियल का आयतन है, ठीक है। अगर मैं इसके एरिया निकालना चाहूं तो देखो, कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहोगे तो कुछ नहीं करना, ये आपकी छोटी त्रिज्या है, ये आपकी बड़ी त्रिज्या है, और ऊपर वाला क्या है, एक आपका रिंग है। तो ये मतलब आप कॉमन सेंस से करना अब आप सवाल कि भाई साहब अब तो मैं कर ही लूंगा कि कर्व सरफेस एरिया ये इन दोनों को जोड़ दूंगा, और टोटल निकालना होगा तो इन दोनों को जोड़ के ये पाई आर स्क्वायर ये जोड़ दूंगा, ठीक है। बस यहां तक क्लियर हो गया। अब सवाल पर आते हैं। अब सवाल की ट्रिक भी बताना शुरू करता हूं। जैसे कि पूछा गया है कि बेलन का टोटल सरफेस एरिया बता दो जिसके आधार की त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 12 है। प्यारे 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 दोस्तों, अभी मैंने बेलन के बारे में ही आपसे बात की थी कि भैया बेलन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पहला तरीका है कि भाई पाई तो यहां रखना है, बचा के रखना है। मैंने 2 पाई को बचाकर रखा, 2 पाई आर को भी बचाकर रखा, तो एच प्लस आर आ गया। तो बस झट से आपको वैल्यू पुट कर देनी है, तो 2 पाई 7 और एच प्लस आर ये हो गया 19। तो 19 दूनी 38 इंटू 7, 210 और 56 266 पाई, 266 पाई आपका जवाब हो चुका है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ चुका है। तो क्या ऐसे सवाल को अब आप बना लेंगे? ऐसे सवाल तो अब आपसे गलत नहीं होने चाहिए। कोई भी विद्यार्थी जो हमसे पढ़ रहा है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस नंबर को सेव कर लें 8005663101, और आने वाले समय में कोई भी आपका एग्जाम हो रहा है आप उसका रिव्यू जरूर शेयर करें हम तक। अच्छा लगता है इसलिए बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है ना, चीजें बहुत आसानी से बहुत कुछ क्लियर करवा दूंगा मैं आपका। चलिए देखो, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है मेरे प्यारे भाइयों, उसकी आधार की त्रिज्या भी दी हुई है, तो बेलन की ऊंचाई बता दोगे क्या? हाँ, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सर ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो सिखाता हूं कुछ। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2 पाई आर एच मैंने लगा दिया, लग गया? लग गया। एक एक करके करते हैं। देखो 2 पाई की वैल्यू मैंने 22/7 भी रख दी, एच की वैल्यू मैंने देखो आर की वैल्यू मैंने 19.6 रख दी, एच की वैल्यू मुझे निकालनी है 1848। हाँ, ऐसी छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको देखने को मिल सकती है, तो आप उसके लिए ही तैयार रहिए, ठीक है। 7 से काट दोगे, 7 दूनी 14 बचे 5, 7 8 56, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 बचे 7, 11 छिंग 66 और 11 अट्ठे 88। और बताओ, और बताऊं? पॉइंट हटा दिया, जीरो लगा दी। 4 से काट दूंगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 14 तिया 42, 14 दूनी 28, तो एच की वैल्यू आ गई 15। तो यहां से देखो, छोटी मोटी कैलकुलेशन से घबराया मत करो। छोटे छोटे, जैसे किसी किसी बच्चे को है ना बड़ा बड़ा काटना नहीं आता, जनरल प्रॉब्लम है, धीरे धीरे सीखते हो तो आ जाता है। लेकिन बड़ा बड़ा काटना नहीं आता ना, तो उसको है ना टुकड़ों में तोड़ दो। चाहे वो 2 से ही भाग दे के तोड़ रहे हो आप, चाहे वो 3 से ही भाग दे के तोड़ रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप उसको टुकड़ों में तोड़ोगे ना तो वो धीरे धीरे कट जाएगा, लेकिन कट जरूर जाएगा। आप पूरे बड़ी संख्या से काटने के लिए मत जाओ कभी भी, छोटा छोटा काटो, ठीक है। एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 1:3 है। बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई जो है वो 1:3 है। बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है? 1:3 है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया बता दो। यार मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्योंकि जब मैं यहां पर एक आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूं, जब मैं कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशो निकालता हूं ना, ये आपको याद नहीं होगा अचानक से, मैं अब आपको याद भी करा दूंगा। ये फैक्ट है, मतलब एक कह सकते हैं कि एक ऐसी थ्योरम है जो याद होनी चाहिए कि जो इनका अनुपात होता है ना, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया आप जानते हो कि 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और एच प्लस आर। ये आपको कंफर्म है ना?
ये बात आपको क्लियर है? नहीं क्लियर है तो लिख लो भाई, यही होता है फॉर्मूला। 2 पाई आर से जब आप 2 पाई आर काट दोगे तो दोस्तों ये मैं कहना चाह रहा था कि जो चीज हमें दे रखी है वो हम यहां कह सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का जो अनुपात है ऊंचाई और ऊंचाई प्लस रेडियस के अनुपात के बराबर है। तो यहां ऊंचाई रेडियस अगर मेरी 1 है और ऊंचाई अगर मेरी 3 है तो क्या मैं कह सकता हूं कि 3/4 के बराबर हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन कितनी आसानी से हो गया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 3 अनुपात है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 924। अरे यार ये हुई ना बात, यहां से 1 अनुपात की वैल्यू 3 3 9 3 8 24, तो यहां से अगर 4 अनुपात की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 308 गुणा 4, 4 8 32, 4 3 12, 1232 आंसर आ जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है और ट्रिकी भी है, आराम से कर सकते हो, है ना। ये तरीका भी अच्छा है, इससे आपको बहुत कैलकुलेशन बच जाएगी आपकी, कभी भी आपको है ना सबसे कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको इससे। अगला सवाल देखो भाई, जल्दी से देखो। हाँ देखो, किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि दे रखी है और उसकी ऊंचाई भी दे रखी है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। देखो एक सबसे देसी तरीका बताता हूं कि अगर कुछ ना करना चाहते हो, कुछ भी नहीं करना चाहते आप, तो आप एक तरीका ये भी अपना सकते हो कि जो संख्या 11 से डिविजिबल है वो आंसर हो सकती है। तो आप ये कहोगे ये भी 11 से डिविजिबल है, 7 और 6 13 में से 4 गया तो ये आंसर नहीं हो सकता, 7 और 6 13 में से 4 गया तो ये भी नहीं हो सकता, 7 और 4 11 में से 6 गया तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसे अगर आप सवालों को जवाब देने बैठोगे जहां पर आपको पता है कि 11 का जो गुणज है वो रहेगा ही रहेगा, तो भी आप इस सवाल का जवाब बिना किसी सिंगल कैलकुलेशन के दे सकते हो। कैसा लगा ये तरीका? मैं कह रहा हूं ना कि 100 में से 90 बार ये तरीका काम आ जाता है, जो मैंने ये बताया 100 में से 90 बार लगता है। अब 2 ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं तो दिक्कत तो है ही, 2 ऑप्शन है तो फिर तो करना ही है पूरा। तो एक तो ये तरीका देखो, आपने कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना कुछ करा, बस आपने ये देखा कि 22/7 है यानी कि 11 का गुणज है और आंसर ये सही भी है और पेपर में भी आया हुआ है। तो सर हम चलो ठीक है सीख लिया, पहले आप पूरा भी करा दो। तो मैं कहता हूं देखो, बेलन के आधार की परिधि कितनी है 2 पाई आर है, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 176, ऊंचाई भी दे दी। तो अब ऊंचाई भी दे दी तो मैं यहां से त्रिज्या निकाल सकता हूं। ये मैंने देखो थोड़ा बहुत अगर आप मेरे से पढ़े हो तो मैं एक चीज सिखाता हूं, चार्ट, और इस चार्ट के माध्यम से मैं बोल देता हूं कि त्रिज्या मेरी 28 है। सर ऐसा क्या जादू है चार्ट में? यार वो एक चार्ट टेबल है, वो काफी मेहनत करके लिखाई भी जाती है और बच्चों को याद हो जाती है, वो अपने आप याद हो जाती है अगर आप बेसिक पढ़ रहे हो। वरना आप सॉल्व कर सकते हो, बाई की वैल्यू 22/7 रख के त्रिज्या आपकी 28 आ जाएगी सेकंड्स में। क्यों? क्योंकि जब रेडियस 7 होती है तो मेरा जो परिधि होती है वो 44 होती है। अब 44 का ये कितना है, 4 गुना है 176, तो 7 का भी 4 गुना यानी कि 28 हो जाएगी। तो मैं ऐसे याद करके रखता हूं उस चीज को, आप भी याद करके रख सकते हैं, कोई बात नहीं, आप निकाल लेना, 28 आ गया। अब मैं आपको टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा था, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब जब सब कुछ आ ही गया है तो 2 पाई आर की वैल्यू तो आप जानती हो 176 है और एच की वैल्यू आपको 12 दे ही रखी है और आर की वैल्यू 28 है ही। तो क्वेश्चन तो वैसे ही धाराशाही हो जाता है। तो 176 इंटू 40, तो आंसर आ जाएगा 7040। तो तरीके बहुत हैं जिससे कि कम से कम कैलकुलेशन हो, बच्चे को सुकून मिले और वो अच्छा करके आ सकता है बस। और यही एक उद्देश्य भी हमारा हमेशा से रहा है। अब ये सवाल देखिएगा, उसी आधार पर है, जवाब दीजिए एक बार। बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यहां बोला गया है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, तो आयतन बताओ। तो भाइयों अब यहां पर देखो कितना बढ़िया काम किया हुआ है। आपको मैं कहना चाहता हूं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, ये 792 के बराबर है। बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से इतना अधिक है, अगर मैं ऊंचाई को अगर x मान लेता हूं तो उसकी जो त्रिज्या है वो x + 5 है। मैं ये कहना चाहता हूं 2 गुणा 22/7 त्रिज्या x + 5 और ऊंचाई x बराबर 792। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? बोलो भाई, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 11 से काटूंगा, 11 दूनी 22। अभी आपका वाला तरीका भी लगा सकते हो आप
कि सर जो ऑप्शन 11 का मल्टीपल है वो आंसर दे दो ना, अरे वो लग जाएगा, वो भी लग जाएगा। सर भिन्न छोटा और बड़ा वाला एक क्लास लगा दीजिए, ठीक है कल लगा देते हैं 7 बजे, ठीक है ना। अरे सच में लग जाएगा वो जो मैं बता रहा हूँ, 11 का मल्टीपल वाला भी लगा सकते हो, वो भी हम आएंगे, लेकिन मैं करा रहा हूँ सॉल्व। 11×7 = 77 और 11×2 = 22। मैंने 4 से काटा इसको कितनी बार, 18 बार। तो आप ये देखोगे कि सर जी ये तो एक द्विघात समीकरण बन गई, x² प्लस का 5x बराबर 18 × 7, आई थिंक 126 होता है क्या। तो x² प्लस का 5x, अगर मैं 126 इधर ले रहा हूं, अब 126 के ऐसे टुकड़े करो जो मैं समझ में आ रहा है मेरे को, 14 और 9, प्लस डोमिनेट कर रहा है, माइनस वाला बड़ा प्लस वाला छोटा, यानी कि x बराबर यहां पर 9 आ जाएगा। अब x बराबर 9 आ गया तो यहां ये समझ में आपको तुरंत आ जाएगा कि आपकी जो ऊंचाई है वो तो 9 है और आपका जो ये त्रिज्या है वो 14 है। तो आयतन क्या होता है, अब मैंने कहा ना कि πr² h होता है। अब समझना दोस्तों, अगर रेडियस 14 होती है तो πr² 616 हो जाता है और h की वैल्यू 9 है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5544। और आप में से कितने विद्यार्थियों ने वही तरीका लगाया जो मैंने बताया कि 11 का गुणज देख लो, 11 का गुणज देख लो। तो अब मैं तो शुरू में अगर ये बता दूं कि भाई 11 का गुणज देख लो और एक ही ऑप्शन लेकर आ जाऊं 11 का गुणज, तो थोड़ा सा क्लास ऑकवर्ड हो जाती है। बच्चा कहता है यार ये मास्टर हो सकता है खुद के हिसाब से भी सेट करके लाया हो, ऐसा बच्चा सोच लेता है। बहुत सारे बच्चे नहीं सोचते हैं जो जानते हैं मुझे। तो इसलिए पर्पस क्या है, पहला कि सीखो, दूसरा पर्पस ट्रिक का उपयोग करो। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, देख लो हर जगह अप्लाई हो रहा है। लेकिन हमेशा मैं मार्जिन ऑफ एरर लेकर चलता हूं कि कल को मान लो 2 ऑप्शन 11 के गुणज आ गए, तब आपको केवल और केवल सॉल्व ही करना पड़ेगा। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3/4 है। तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का 3/4 है। अब खेल कर दोगे ना आप तो, क्यों। अब यहां 11 का मल्टीपल मत ढूंढने लग जाना, देखो तो सही पूछा क्या है। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का योग दे दिया। तो 7 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 2156 के बराबर हो गई। एक बराबर हो गया 7 या 21, 7×8 = 56 हो गया। अब यहां से पकड़ सकते हो आप कि टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा, सॉरी कर्व सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 308×3। कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है। ऊंचाई बतानी है अपन को, हाँ ऊंचाई बतानी है। तो मैं यार इतनी बुद्धि लगा रहा हूँ, हैं? तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ तुम लोगों से, बोले क्या कह सकते हो, कि यही अभी सिखाया ना मैंने कि ऊंचाई प्लस r प्लस h, उसकी वैल्यू ही तो 3/4 है। यानी कि ऊंचाई अगर 3 अनुपात है, अरे यार ये बात तो हमारे दिमाग में आई नहीं। तो अगर नहीं आई तो तुम फिर मतलब मामला खराब है ना। 2×22/7। अब आप लिखो 2πRh, r को x माना और h को आपने 3x माना, बराबर 308×3। अब देखो कितनी प्यारे से कटेगा, देखो देखो देखो, 11×2 = 22, 11×2 = 22, 11×8 = 88 और 4 से काटा 7 बार, तो देखो x की वैल्यू 7 निकल कर आ गई। इससे ये तात्पर्य आ गया कि ऊंचाई आपकी रेडियस आपकी 7 होगी और ऊंचाई आपकी 21 होगी। दोस्तों मजा आया कि नहीं आया। तो जो भी चीज हम पढ़ते हैं वो सब काम आने वाली चीज पढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे मेथड होते हैं और हम जल्दी कर पाते हैं। अच्छा लग रहा है, लाइक और शेयर करते चलना दोस्त, क्योंकि मैं ये पूरा मामला साफ कर दूंगा। इस तरह के सवाल जो आ रहे हैं ना, जो कि आपको लग रहे हैं कि टफ हैं, जबकि टफ नहीं है। अब जैसे यहां त्रिज्या निकालनी होती है, ऊंचाई निकालनी होती है, तब तो 11 का मामला चलेगा नहीं, है ना। लेकिन कल को आयतन निकालना होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है, तो 11 का मामला वाला चल जाता है। ठीक है, ये बात जेन्युइनली आपको पता होगी तो कॉन्फिडेंस रहेगा आपको। अब देखो ये वाला सवाल पेपर में आएगा, क्योंकि पेपर में ऑलरेडी ये रेलवेज में भी आ चुका है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। तो अभी मैं जो बात आपसे कह रहा था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात यही तो होता है, बोले यार ये चीज आपने बहुत बढ़िया बताई। इससे मुझे ये पता चल गया कि ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। तो अगर ऊंचाई अगर 128 है तो त्रिज्या भी 128 होगी। ये देख लीजिए,
इससे ज्यादा बढ़िया क्या होगा? अगला सवाल देखेंगे। सर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन यहां क्वेश्चन में बोला है कि निकटतम पूर्णांक तक उत्तर दीजिए। तो यहां जब ये चीज भी लिख देता है तो क्या फिर आप 11 का मल्टीपल खोज सकेंगे क्या? देखो डर रहेगा फिर इसमें। वो एग्जामिनर चाहे वो ब्लफ खेल रहा हो, एग्जामिनर आपको डराना चाहता हो, वो सारी बातें एक तरफ हैं, बट डरने वाली बात एक तरफ है। अगर आप नहीं डरते हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं नहीं यार निकटतम पूर्णांक भाड़ में जाए, मैं तो 11 का मल्टीपल खोजूंगा, तो आंसर क्या दे दोगे आप? 11 कम 11, 11 अट्ठे 88, ये आंसर हो जाना चाहिए। 11 ये हो गया 6, 9 और 4 13, ये भी नहीं होगा। 7 18, 18 में से 7 गया तो ये हो सकता है। तो देखो 9 और 6 15, 15 में से 4 गया। देखो अब तीनों 11 के आ गए, तो मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, मेरे को सॉल्व भी करना पड़ेगा। ये ऐसे फंस जाते हैं अपन कई बार कि जब तीनों के तीनों ऑप्शन 11 के मल्टीपल आ चुके हैं तो आप कैसे दोगे जवाब? नहीं दे सकते, है ना। चलो अब क्या करा जाए? बोले सर सॉल्व करो। तो आपने देखा पाई आर स्क्वायर एच, तो आयतन दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू है 5852। 5852 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू है 5852। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आ जाओ। अब पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू है 22/7। आर स्क्वायर एच की वैल्यू है 38 और 5852 निकालते हैं। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, बचे कितने? 3, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22। 2 से काटा मैंने, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12 और 2 छिकी 12, 19 दूनी 38, 19 एकम 19 और 7 19 चौके 76। 2 से काटा 7 बार, आर की वैल्यू आ गई भैया 7। अब आर की वैल्यू अगर 7 आ चुकी है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना आसान है। कैसे? 2 पाई आर एच प्लस आर, जहां पर 2 पाई आर कितना हो जाएगा? 44। क्यों? क्योंकि जब रेडियस 7 होती है तो 2 पाई आर 44 हो जाता है। एच की वैल्यू 38 है, आर की वैल्यू 7 है, तो 44 गुणा 45 मेरा आंसर है, जिसको अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो 22 गुणा 90, और 22 गुणा 90 मैं जानता हूं 1980। ये बात है। तो ऐसे सवाल आपको मजबूर करते हैं कि वो पूरा करने को दें। हाँ, पूरा सवाल करने दें। सर आप जो पढ़ाते हैं वही आ जाता है, ऐसा नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाता हूं, बट ये बात सच भी है कि आप सीरियस होके अभी ध्यान भी दे रहे हैं, और एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने एग्जाम से पहले ना कराई हो। मेरे तो पूरे के पूरे एंड गेम छपे हैं पेपर में, पेपर हैक छपे हैं पूरे के पूरे। ये आज आपको दिख रही है क्योंकि आप अब पेपर देने जा रहे हो और हाथ के हाथ आपको पता चल रहा है, वरना इतने दिनों से जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मेहनत आज ही तो रंग लाएगी। मैंने कोई अपना कंटेंट थोड़ी अपडेट किया है, मैंने तो वही चीज पढ़ा रहा हूं जो मुझे पता है कि यार पेपर में आनी है, मुझे बच्चों को देनी है। अलग थोड़ी है कुछ, बस यही है कि भरोसा रखना जरूरी होता है। अगला सवाल देखें। देखो एक गोले का, अब गोले के ऊपर आ गए अपन, है ना। अब गोले में भी देखो यही वाली बात है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये 25 पाई के बराबर है। तो जल्दी से जल्दी आयतन निकालो सभी लोग, और साथ में कर लेते हैं फटाफट। तो रेडियस निकल कर आ गई सर 5/2। तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा? गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। जिस तरह से पेपर का लेवल आ रहा है, अभी तो इसमें टफ सवाल मैंने कराए नहीं है अभी तक ढंग से। क्यों? क्योंकि ठीक है यार अभी नहीं आया, कोई बात नहीं। 125 और क्या कहते हैं पाई बटे 6, डी ऑप्शन आंसर आ गया भाई। 125 पाई बटे 6। अभी एक क्वेश्चन अभी कराऊंगा, अभी पहले इन सवालों के जवाब देते चलो आप। अब देखो यहां पर आपसे व्यास पूछ लिया, तो अब आपके पास कोई चारा नहीं है, सॉल्व करो। देखो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 एकम 7 और 1 8, 7 दूनी 14, तो 14 प्लस का 4/7, तो 14872/7। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 14872/7। 7 से कट गया 7, 11 से कट गया 2 बार, 11 एकम 11, बचे 3, 11 तिया 33,
11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, 8, 8 एकम 8, बचे 8 5 और 8 छिंग 48, 8 नाम 72 और रेडियस निकल कर आ गई मेरी यहाँ 13। अगर रेडियस 13 आ गई तो व्यास आ जाएगा 26। रेडियस अगर 13 आ चुकी है तो व्यास आ जाएगा 26। चलिए, व्यास आ जाएगा 26, रेडियस अगर 13 आ चुकी है तो। अगला सवाल देखिए। देखो अब यहाँ पर है ना पिघलाकर वाली कभी बात आ जाए कि कोई चीज आप पिघला रहे हो। पिघलाने का मतलब क्या होता है? आप मेल्ट कर रहे हो। मेल्ट करने का मतलब आयतन बराबर होता है कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघला दिया और 125 एक समान गोले बनाए जाते हैं। तो देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं पूरा लिख रहा हूं जिससे कि आप जल्दबाजी ना समझें। और ऐसे आपने कितने बना दिए? 125 छोटे छोटे बना दिया आपने, जिसका आयतन 4/3 छोटा आर क्यूब। अब यहां से इसकी रेडियस तो निकाल ही लोगे छोटे वालों की, तो मैं वही निकालना चाह रहा था। देखो यहां पर आप 125 का भाग दोगे तो 10/5, यानी कि रेडियस मेरी 2 निकल कर आ जाएगी प्रत्येक छोटे गोले की। अब क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। अभी क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 6 छोटे गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखो मूल गोले का 4πr² होता है, 4 पाई है, आर की वैल्यू 10 है, अनुपात 6 छोटे गोले 4 पाई है और आर की वैल्यू 2 दूनी 4 है। तो 4 पाई से 4 पाई चला गया, 4 से चला गया 25 बार। तो जवाब जो आएगा वो केवल और केवल 25:6 आएगा। तो ऐसे सवालों को पेशेंसफुली करना होता है, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं लो, कोई स्ट्रेस ना लो, तो ऐसे सवाल बन ही जाते हैं। ठीक है। हाँ, अगला देखो। एक गोले का व्यास एक छोटे गोले के व्यास से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। एक गोले का व्यास एक छोटे गोले के व्यास से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि r - r की जो वैल्यू है वो 1 दे दी? बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से इतना अधिक है। तो बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर। जो अंतर है वो इतना है। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? बोले सर नहीं है। बस यहीं से ही थोड़ा सा अब कारनामा करने के विचार में हूं मैं कि 4 पाई की वैल्यू 22/7। आप ये कह सकते हो a माइनस का b और a प्लस का b। बस हो गया काम। और छोटी मोटी कैलकुलेशन को भी आप समर्पित कर सकते हो इधर। 11 से काटोगे 2 बार, 11 चौके 44 और 11 अट्ठे 88। 8 से काट दिया मैंने इसको 6 बार। प्यारे 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 दोस्तों, r - r की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो r + r की वैल्यू कितनी आ गई? 42 आ गई। वेरी गुड। अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बड़े गोले का व्यास कितना है? अभी बताता हूं। r - r की वैल्यू 1 है, तो बड़े गोले की जो रेडियस है वो आ जाएगी 43/2। यही तो होता है, इन दोनों को ऐड कर कर बटे 2। और अगर आपको डायमीटर निकालना है तो देखो कितना प्यारा सवाल है। तो कहते हैं ना कि कोई अगर आपको बोल दे कि यार देखो मेंसुरेशन के सवाल यूं हो जाते हैं, 11 का मल्टीपल चेक कर लो, तो उनसे एक बार सवाल पूछिए कि अब क्या बोले कि भाई हमेशा आयतन क्षेत्रफल थोड़ी पूछेगा। व्यास पूछ सकता है, त्रिज्या पूछ सकता है, ऊंचाई पूछ सकता है, बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। तो पूरा दिमाग लगना पड़ेगा और चीजें सीखनी पड़ेंगी हमें। ठीक है। एक अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक है। और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया 2πr² होता है। तो मैं जानता हूं कि 14 होता है तो πr² 616 होता है, इतना मुझे पता है। बस 2 से गुणा कर दूंगा, 1232। ठीक है, पता है आपको ये बात। अगला सवाल देखिए कि 14 सेंटीमीटर के व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो। तो फिर से रेडियस आपकी 7 आ जाएगी और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। और मैं आपको बता रहा था कि रेडियस अगर 7 होती है तो जो एरिया होता है वो 154 हो जाता है। इसको चार्ट कहते हैं। अगर चार्ट याद नहीं है तो मैं अभी लिखवा भी दूंगा, लेकिन करने का मजा यही है। देखो जो आप स्पीड से बात करते हो ना, तो वो पेपर में स्पीड यही चीजें देती हैं अगर आप पहले से ही प्रिपेयर करके जा रहे हो तो। अगला सवाल देखिए। हाँ हाँ, अलजेब्रा वलजेब्रा सब करवा देंगे, लेकिन हाँ
2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन। अब बताओ। तो अब ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है जहां अर्धगोले का आयतन पूछ लिया, देखो 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 लिख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 लिख दी, और अब अपनी पूरी जिंदगी को कैलकुलेशन में समर्पित कर दीजिए। आप निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं ये तो आंसर होगा ही नहीं। आप निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि यार ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों? अरे आंख दी है मुझे भगवान ने, क्योंकि आपको क्वेश्चन ने ये बोला है कि दशमलव के 3 स्थान तक लेना है, तो कोई आप पूर्णांक आंसर दे सकते हैं क्या? गधा है ना सवाल वाला। खैर मैं इतना वो नहीं कर रहा हूं, मैं अब देखना कैसे सॉल्व करता हूं। भाई मेरे को नहीं आती कैलकुलेशन, मैं तो आप लोगों की तरह सोच रहा हूं। चलो तो करोगे कैसे आप? तो मैंने कहा यार देखो, मैंने ऐसे काटा इसको 4 बार, चलो अच्छी बात है। मुझे 28 का वर्ग आता है 784। मैंने कहा चलो यार ये भी बहुत अच्छी बात है, आता है आप लोगों को, क्या दिक्कत है इसमें, किसी को भी आ सकता है, अच्छी बात है यार। 8 4 दूनी 8, आपने इसको 8 से भी गुणा कर दिया। तो मैंने कहा मैं मुझे 8 चौके 32 करना आता है, 8 8 64 और 3 67, और 7 8 56 और 6 62। भाई मैं वैसी देसी कैलकुलेशन बता रहा हूं, और मुझे 22 से गुणा करना है। तो 22 से गुणा कर रहा हूं तो मैं 2 से गुणा करूंगा, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12। और देखिए 125 44, अभी 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 बात बाकी है, बटे 3। 3 का पाड़ा बोलोगे तो 4 बार जाएगा ना कि 3 बार जाएगा। हाँ, गोलार्ध है। गोलार्ध को ऐसे दिखने में गोला लग रहा होगा, लेकिन गोलार्ध है। गोलार्ध का मतलब अर्धगोला, गोलार्ध का मतलब अर्धगोला। हाँ, तो बोला जा रहा है कि एक गोलार्ध का आयतन 3 रेडियस वाले गोले के आयतन का 32 गुना है। तो गोले के आयतन का 32 गुना है, गोले के आयतन का 32 गुना है 4/3 पाई, जिसकी रेडियस है 3, और वह किसके आयतन के बराबर है? गोलार्ध के आयतन के बराबर है। हर किसी की अपनी अपनी चीज, क्वेश्चन को पढ़ के ही बता रहे हैं। पाई से पाई, 3 से 3, 2 से 2 बार, 32 दूनी 64, तो रेडियस निकल कर आएगी 3 और 4 12, और व्यास आ जाएगा गोलार्ध का 24। रेडियस आपकी गोलार्ध की 12 आई है और व्यास आपका 24 है। ठीक है क्या? चलिए अगला सवाल देखिए। एक अर्धगोलाकार कटोरा मोटे स्टील से बना है, समझ गए केस क्या है ये? समझ गए। और उसकी बाहरी व्यास दे रखा है, तो अगर बाहरी व्यास दे रखा है तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 43/2। 43/2 को मैं बोल दूंगा 21.5, और मोटाई दे रखी है तो उसकी छोटी त्रिज्या निकल कर आ जाएगी 21.5 में से वो मोटाई में मतलब 0.5 को घटा दोगे तो छोटी त्रिज्या निकल कर आ गई 21। तो ये बड़ी आर हो गई, ये छोटी आर हो गई। अब ये अर्धगोलाकार कटोरा है तो उसका आयतन कैसे निकालोगे आप? तो आयतन का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, कि बेवकूफी ना करें, 2/3 पाई आर क्यूब। भाई मैंने ऐसे बच्चों को गलत होते देखा है, मैंने ऐसे सवालों में स्टूडेंट को 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब लगाते देखा है, टीचरों को लगाते देखा है। बस सिंपल वो लगाना है यार। और यहीं पर एक कंक्लूजन भी देता हूं मैं आपको, कि जब कभी भी रेडियस आपकी 21 हो और अगर कोई गोले के आयतन की बात करे जो कि 4/3 पाई आर क्यूब है, तो वो प्लीज याद रख सकते हो। मैंने इसलिए याद रखा हुआ है कि मुझे काफी मदद मिलती है इससे। 38808 होता है। तो अगर यही केस यहां रेडियस है और आधा है 4/3 का 2/3, तो 19404 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। देखिए भाई, अब देखो ये भी मजेदार सवाल है। मैंने जो चीज बता रहा हूं ना, ये वो गलतियां हैं जो जनरल बच्चा कर रहा है ना पेपर में, वो वही सेम टाइप का सवाल मैंने इसलिए दिया है आपको। ये चाहो तो आप इसको होमवर्क में भी कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है। ये बिल्कुल 17 की जैसा है।
17 सवाल के जैसा है, 17 के जैसा है, थोड़ी कैलकुलेशन है, दिमाग आपको लगाना है, इस वाले सवाल के जैसा है ना। ये आपका दिमाग को भी खोलेगा, तो इसलिए आप भी एक बार ट्राई करके इसको देख लो। ठीक है मेरे भाइयों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मजा आया होगा आपको। लाइक शेयर दबा कर किया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और सभी 100 नंबर पर टारगेट करना है, तब जाके कट ऑफ पार होगी आपकी। और 10 बजे रीजनिंग, 3 बजे मैथ्स, 5 बजे करंट अफेयर, 7 बजे साइंस लीजिए। रेगुलर क्लासेस फॉलो करिए, क्रैश कोर्स ले लेना। जिनको मैं बता रहा हूँ ये सबसे बड़ी नीड है, आप 10 जगह कंटेंट ढूंढ रहे होंगे ना, इसी में सारा मिल जाएगा। 249 का है, ये अभी ऑफर में चल रहा है। और जिसको पूरा पढ़ना है वो फाउंडेशन ले सकता है, प्राइम बैच, इस साल का प्राइम बैच ले लो, 499 का मिलेगा अभी ऑफर में। ठीक है, पूरा कंप्लीट लेना है, सारी सब्जेक्ट 999 की मिलेंगी। तो जाइए पढ़िए, और क्या, अपनी एप्लीकेशन को पेड कोर्स पे जाकर कोई क्वेरी है तो कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा बहुत आएगा इस जर्नी में। सिलेक्शन ऐसे ही होता है जब आप कंसिस्टेंट बने रहते हैं। जय हिंद।